PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलीनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। PSL में आज जो है वो आराम का दिन है। दोनों टीमें नेट प्रैक्टिस में मशगूल हैं और जो फाइनलिस्ट हैं वो हैं लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो ज़बरदस्त मार्का जो है वो देखने में आएगा। ज़बरदस्त टीमें आपस में जुड़ेंगी क्योंकि ये मार्का है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जहाँ ये कहा जा रहा है कि 70% जो है जो सीट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं क्योंकि शायकीन क्रिकेट ने जोश व खरोश से टिकट्स खरीद लिए हैं। तो इट वुड बी अ ग्रेट मोमेंट फॉर लाहौरीज टू एंजॉय एंड विटनेस द फाइनल PSL सीजन 10। और क्या टीम्स के तासुरात हैं, टीम्स में कितना जोश खरोश है, कितना वलवला है। और नेट प्रैक्टिस में जो देखा जा रहा है कि लोग और सारे जो प्लेयर्स हैं वो खुश इसलूबी से ना सिर्फ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी उनके चेहरे पे एक स्माइल है। और लाहौर कलंदर्स को ये कहा जाता था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो लाहौर कलंदर्स तो जगह बुला रही, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स जो वैसी कहते हैं ना मजबूत टीम थी वो मैचेस जीत के सामने आई। और 3 बार जो है वो लाहौर कलंदर्स फाइनल में आई है और 3 बार ही इस वक्त अगर जीती तो तीसरी बार जीतेगी, और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो दूसरी बार जीतेगी अगर वो जीतती है तो देखना यह है कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है और कौन सी टीम जो है इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियंस होगी। तो ये सब तो पता लगेगा मैच के बाद, और वो है कल 25 मई को। तो मैच पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हारून रशीद साहब, और लाहौर में हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चिराग बलोच। मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ। जी थैंक यू सो मच। जी सर, लाहौर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, आई थिंक यू प्रेडिक्टेड इट। आपने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। जी बहुत जबरदस्त मार्का। आई थिंक दोनों टीमें बड़े राइट टाइम के ऊपर पीक की हैं, दोनों टीमें बहुत अच्छी खेल रही हैं, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर दोनों के अपने लास्ट मैचेस अगर आप देखें जो इन्होंने जीते हैं, इसमें तीनों डिपार्टमेंट्स में इन्होंने आउटप्ले किया अपने ओपोनेंट्स को। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो अब तक मिसिंग हमें नजर आ रही थी वो थी फील्डिंग। आप देखें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस अंदाज में फील्डिंग की, जिस तरीके से सऊद शकील ने वो कैच लिया, और आज हमने जिस तरीके से फील्डिंग देखी लाहौर कलंदर्स की, कल जो मैच खत्म हुआ, और वो जो फील्डिंग का जो एलिमेंट है ना, उसने आप देखें कि इस टीम में दोनों टीमों में कितना फर्क डाल दिया। वो फर्क ये डाला कि प्रेशर पड़ा, कैचेस ड्रॉप नहीं हुए, विकेटें गिरती चली गई, तो इसलिए ये मैचेस जीते चले गए। मैं ये फील करता हूँ कि इस दफा जब कोयटा ग्लैडिएटर लाहौर कलंदर के खिलाफ खेलेगी तो एक बिल्कुल ही ऐसे कॉम्बिनेशन के खिलाफ खेलेगी जो प्रोबेबली इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट है इस वक्त। यानी 3 फास्ट बॉलर्स जो कि फॉर्म में हैं, विकेट्स ले रहे हैं, एंड देन 2 आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स। निशाद ने जिस तरह कल बॉलिंग की, जिस तरह शकीबुल हसन, ठीक है वो विकेट नहीं ले सके, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, सो इस बॉलिंग का मुकाबला करना पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। दूसरी तरफ अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखते हैं तो उनके पास अबरार अहमद हैं, उनके पास मोहम्मद आमिर हैं जो वक्त पे उनको विकेट्स लेके देते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को। सो लाहौर कलंदर्स के बैटर्स को उनका मुकाबला करना होगा। सो ये वो चीजें हैं जो इस मैच को बहुत जबरदस्त बनाएंगी, इस फाइनल को। और जो क्राउड, जिस तरह आपने बताया, जिस तरह चिराग बता रहे थे कि अबाउट 70 to 80% अगर टिकट्स बिक चुकी हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पैक्ड हाउस होगा, और इस पैक्ड हाउस के सामने एक अच्छा मैच अगर खेलने को मिलेगा जिसमें कांटेदार मुकाबला होगा, तो आई थिंक इससे तो बड़ी इंजॉयमेंट हो ही नहीं सकती लाहौर के फैंस के लिए। और ये देखते हुए कि लाहौर की टीम फाइनल में पहुंची, सो उनको बैक करने के लाहौरीज आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, और हम ये चाहते हैं कि ये मैच जो है ये नेल बाइटिंग मोमेंट हो, सेंसेशनलिज्म हो इसके अंदर, ना कि वन साइडेड हो। चिराग, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, क्या खबरें हैं, क्योंकि ये पता लगा है कि कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं और प्लेयर्स ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिड एंड टेम्परेचर इज रियली हाई, सो व्हाट आर दे डूइंग? बिल्कुल कुछ इंजरीज़ जो है वो ज़रूर हुई थी, ख़ास करके दोनों टीमों के अंदर एक इंजरी जो है वो कल हमें देखने को मिली। एक तो हमने मैच के दौरान देखा कि मोहम्मद नईम जो है वो उनको क्रैम्प पड़ा था, जिसकी वजह से गए थे। अभी तक लाहौर कलंदर्स की तरफ से प्रॉपरली अपडेट नहीं आया, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से ये कहना है कि क्रैम्प ठीक हो जाएंगे और उसके बाद फाइनल खेलेंगे। और कल जो है वो प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद हसन नवाज जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो फुटबॉल खेल रहे थे, उसके दौरान उनको जो है वो थोड़ा मसल उनका भी पुल हुआ था और वो खुद चल के भी नहीं जा सके, उनको
रेस्क्यू जो है वो लेके गई, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ पर उनका टेस्ट वगैरह किए गए। तो वो उसके बाद जो है उनको जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से ये बताया गया कि वो अब क्लियर हैं, उनको कोई जो है वो स्कैन के अंदर कोई ख़राबी नहीं पाई गई और वो फाइनल के लिए कल अवेलेबल होंगे। तो थोड़ा बहुत इशू ज़रूर था, लेकिन ये है कि दोनों ने रिकवर कर लिया टाइम के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा फाइनल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उम्मीद करते हैं कि आज जो इनका प्रैक्टिस सेशन है उसके अंदर कोई जो है इस तरह की चीज़ ना हो। कोशिश ये इनकी टीम्स की होगी कि ज़्यादा जो है वो हैवी प्रैक्टिस ना करें। उससे ये है कि इंजरीज खास करके जिस तरह भी सर भी बात कर रहे थे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो वो ये है कि बजाय कि फाइनल से पहले कोई ना कोई इंजर्ड हो जाए, मेन प्लेयर हो जाए, तो उससे अवॉइड करेंगे। थोड़ी लाइट ट्रेनिंग करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा खास करके फील्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दोनों टीमों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल फील्डिंग प्ले करती है। तो होपफुली जो है वो कल हमें कुछ अच्छी न्यूज़ ही दोनों तरफ से मिलेंगी। सर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि ऑब्वियसली मैच जो है वो कल है और मैच से पहले कितनी हैवी ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ऑब्वियसली बिकॉज ये तो फिर मेंटल गेम भी है ना कि इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि यू हैव टू रिलैक्स एज वेल। देखिए रिलैक्स भी करते हैं, एक्चुअली होता ही है कि आप ना सिर्फ जो है क्योंकि उस मैच ग्रुप में आते हैं, बेसिकली ये इस किस्म की प्रैक्टिस नहीं होती कि जो आपका प्री सीजन में जिस अंदाज में प्रैक्टिस होती है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है। आएंगे, जॉग अराउंड करेंगे, फील्डिंग करेंगे, जो आज दफा टीमें ऑप्शनल रख देती हैं। ठीक है, कौन से ऐसे प्लेयर्स फील्डिंग या बैटिंग या बॉलिंग करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि उनको हम ले जाएं और उनको प्रैक्टिस करवा दें। तो मेरे अपने नज़दीक दोनों टीमें अपनी पीक फॉर्म में हैं। एक दिन के गैप मिलने से उनको और ज़्यादा फायदा ही होगा, अगर बजाय इसके कि इस गर्मी में और फिटीक डाल के क्रैम्प जैसे आ रहे हैं, जैसे अभी चिराग ने बताया। सो इसको मॉनिटर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ईजी नहीं ले सकते, क्योंकि क्रैम्प जो है ना बाद में वो मसल को टीयर भी कर देता है। जैसी मसल अगर आपका टूट गया तो उसके बाद आप तो फिर चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहते। तो इसलिए आप देखते हैं कि इतनी ज्यादा वो सॉल्ट टैबलेट्स के साथ आप और वो जो ड्रिंक्स होते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, उसके साथ ये कोशिश करते हैं कि हाइड्रेट रखें अपने प्लेयर्स को। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, जब आप ऐसे मैचेस खेल रहे होते हैं तो आप पूरी जान लगा रहे होते हैं, तो आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि मुझे इंजरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन आई थिंक कल हमने देखा था 3 से 4 प्लेयर तो आपके ग्राउंड पे ही गिर गए थे। सो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उसको देखने के लिए। हसन नवाज का फिट होना बहुत जरूरी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। अगर तो वो क्लियर हो गए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि वो इनफॉर्म बैट्समैन है। सो जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं उनको बड़े तरीके से मॉनिटर करेंगे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे ये, क्योंकि उन्होंने डिलीवर करना है मैच में। सो इसलिए मेरे अपने नजदीक दोनों थिंक टैंक्स जो है ना वो ये सोच रहे हो। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कहूंगा कि कम से कम कल माइक हैसन को पता लग गया कि पाकिस्तान की अब जो कोचिंग है ना वो इतनी आसान नहीं होगी उसके लिए। कल जो उसको धचका लगा है ना उसको अब आगे जाके पता लगेगा। सही, ये भी आपने बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ उठाया है, बिकॉज अब तो वो हमारे कौमी टीम के कोच बन गए हैं। तो पहले वो कोचिंग कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की, मगर अब नाउ द टास्क इज डिफरेंट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर कोटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स ने अपने तीनों शोबों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी हमने लास्ट जो मैच देखा है जो लाहौर कलंदर्स जीता है दूसरे क्वालिफायर में, तो व्हाट अबाउट कोटा ग्लैडिएटर्स? उनके स्वॉट एनालिसिस क्या होने चाहिए, क्या चेंजेस होनी चाहिए? बिकॉज एक तरफ तो टीम कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेगी, दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं? देखिए मैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये देख रहा हूँ कि वो भी बगैर डर के और खौफ के कल मैच खेलने आएंगे। स्टिल आपको पता है कि उनके जो मेन प्लेयर्स वो रायले रूसो ही हैं जो आगे अटैक करते हैं। इसके अलावा सऊद शकील का हम देखते हैं कि वो बेचारे अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिन एलन, आई थिंक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल वो डिलीवर करे फाइनल वाले दिन। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये पहली बार तो हमने देखा है कि तीनों फास्ट बॉलर्स फॉर्म में हैं लाहौर कलंदर के। सो अर्ली स्टेजेस पे आप जिस तरह 3 रन दे के 3 आउट किए हैं शाहीन आफरीदी ने 3.1 ओवर्स में, कल जैसे उन्होंने आउट किए, तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो फॉर्म में है। सलमान मिर्जा एक सरप्राइज पैकेज है, उसने जिस तरीके से अर्ली स्टेजेस में 3 विकेट्स लिए वो एक कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए थ्रेट होगी। और उसके बाद जिस तरह हारिस रऊफ नीचे आगे बॉलिंग करते हैं वो थ्रेट होगी। रिशाद जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, देखें आप कल उनको शुरू के ओवर में मार पड़ी लेकिन उन्होंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी।
इसके बाद उन्होंने 3 आउट कर दिए। सो ये विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो जिन टीम के बॉलर्स के पास होगी उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट को वो जीत लें। अगर आप नोट करेंगे कि दूसरी टीमें जिन्होंने 225 रन करवा दिए, 230 रन करवा दिए, तो उनकी बॉलिंग में ये एबिलिटी नहीं है कि वो टीमों को यानी प्लेयर्स को आउट कर सके शॉर्टर फॉर्मेट में जहां पर बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस होती हैं। सो ये वाली चीजें जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत मॉनिटर करनी पड़ेंगी कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर वो अटैक करेंगे और किस वक्त करेंगे। फिन एलन तो खेलते ही बिल्कुल अटैकिंग अंदाज में है। रायले रूसो भी आगे बॉलर को हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। फिर उनके पास जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी अर्ली स्टेज में विकेट्स ले लेते हैं और वो इकोनॉमिकल बहुत है। दूसरी तरफ उनके आप देख लें कि अबरार अहमद, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करके विकेट्स भी ले लेते हैं। सो उनके पास प्रॉब्ली मैं ज्यादा फील नहीं करता कि ज्यादा वैरायटी है, वेयर एज लाहौर कलंदर के पास वैरायटी बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस। सो लेट्स होप कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इन सारे इश्यूज को सामने रखते हुए अच्छे तरीके से एनालाइज करेगी लाहौर कलंदर के हर प्लेयर को, चाहे वो बैटर है या चाहे वो बॉलर है, ताकि उनको किस तरीके से इन्होंने नेगेट करना है, किस तरीके से उनको मुकाबला करना है उनका, और कहाँ कौन कौन से एरिया में उनको इन्होंने अगर बैटर्स को अटैक करना है तो कहाँ करना है, और अगर एज ए बैटर उन्होंने उनके बॉलर्स को अटैक करना है तो कौन सी एरिया में अटैक करना है। सो ये वो एनालिसिस होंगे जो कल टीम मीटिंग में ये करेंगे। सर बॉलिंग एनालिसिस तो हमने किया है और आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस किया है दोनों टीमों के दरमियान। व्हाट अबाउट द बैटिंग एनालिसिस? एक तरफ फ़खर हैं तो एक तरफ फिन एलन है, तो फ़खर से नीचे जो हैं वो क्या होगा? रायले रूसो हैं। तो बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो आप किस टीम को ज़्यादा वोट कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी जिस तरीके से देख रहा हूँ, आप देखेंगे जो एक चीज़ लाहौर कलंदर में मुझे नजर आई वो ये कि अगर उनका कोई भी मेन प्लेयर रन नहीं करता ना, जैसे हमने देखा कि फखर जमान कल फेल हुए, आपने देखा कि अब्दुल्ला शफीक भी जल्दी आउट हो गए 20-22 रन बना के, तो उनका जो बैकअप है, जो उनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो कॉम्पनसेट करते हैं। वेयरएज अगर आप देखें, अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स को अगर आप देखेंगे तो अगर हसन नवाज फेल होते हैं, रायले रूसो फेल होते हैं और उसके बाद फिन एलन फेल होते हैं, तो देन उनके वहां नीचे कोई ऐसे प्लेयर मौजूद नहीं है जो आके उसको कॉम्पनसेट करे। सो ये एडवांटेज बिकॉज मेरे अपने नजदीक प्रेरा के आने की वजह से हुआ, जो श्रीलंकन है, राजा पाक्सा के आने की वजह से हुआ। तो ये वो चीजें जो है एलिमेंट जिसकी वजह से मैं फील करता हूँ कि लाहौर कलंदर को ऑन पेपर एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन डिलीवर करना पड़ेगा। देखिए, ऑन पेपर हम कह रहे हैं कि फलानी टीम बहुत स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन ऑन द डे उनको वो परफॉर्म करना होता है ताकि वो दूसरी टीम को आउट प्ले करे। सो अगर ये लाहौर कलंदर कर गई कल, तो मेरे अपने नजदीक बहुत जीत सकती है ये मैच। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अगर अपने ओपोनेंट्स को, जिनमें उनके पास बड़ी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, उनको अगर रोक लिया राउंड अबाउट कहीं 160-170 पे, सो मेरे अपने नजदीक तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स का बहुत ज्यादा चांस होगा मैच जीतने के लिए। चिराग, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, मुझे बताइएगा, एक तो पहले स्टेडियम के थोड़ी से बात करते हैं कि कितनी टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त हो गई हुई हैं, क्या जोश खरोश नज़र आ रहा है, और दूसरी बात है कि सिक्योरिटी के ऊपर भी अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई थी, शान हमारे फेमस फिल्म स्टार हैं, कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से हम घर से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आई थिंक वो गुलबर्ग में रहते हैं। तो क्या फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है? बिकॉज इट्स अ बिग 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 डे फॉर PSL। बिल्कुल, सबसे पहले मैं टिकट्स की अगर बात करता चलूँ तो कल शाम तक की अभी अपडेट मेरे पास थी जो मैंने ली थी, तो वो थी कि 70% तब तक कल शाम तक 70% जो वो परचेज हो चुकी थी, मतलब खरीद चुके लोग। और ये मैच से पहले की सिचुएशन बता रहा हूँ, जब लाहौर जीता नहीं था, अब लाहौर जीत चुका है। तो अब सिचुएशन मुझे लगता है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 90% तक जो है रेशो ये चली गई होगी, और कल तक जो है वो 100% से हो जाना चाहिए मैच से पहले तक। तो एक कल अच्छा एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, और मेरे ख्याल से अभी तक जब से नया स्टेडियम ये बना है कज़ाफ़ी स्टेडियम, तब से अभी तक जो है वो हाउसफुल नहीं हुआ। तो मैं ये पूरी तरह पूरी उम्मीद हूँ कि ये जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रही है, जितनी टिकट्स बिक गई थी कल तक, और जो रिस्पॉन्स जो है वो लाहौरियों ने ग्रुप स्टेज में दिखाया, अगर वही हो तो मेरे ख्याल से ये पहली मरतबा हमें सोल्ड आउट भी नज़र आ सकता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। बाकी रही स्टेडियम की बात, सिक्योरिटी की बात रही, तो जाहिर बात है जितना ज़्यादा क्राउड होगा
उसके लिए सिक्योरिटी की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर बात है सारे प्लेयर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे शायकीन आते हैं उनकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज़ तो हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी अपडेट मैं दे दूँ कि होपफुली आइंदा जो ये इसी साल है, इसी साल के दौरान कज़ाफ़ी के साथ बिल्कुल जो होटल है पीसीबी ने ख़रीद लिया है उसको, उसकी वर्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। अगले पीएसएल तक की तो मैं नहीं कहता क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, अगले पीएसएल तक तो नहीं, लेकिन ये है कि उससे ऊपर वाला जो है पीएसएल 12 जो होगा उसके अंदर होपफुली ये जो स्टेट तैयार हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, और उसके बाद हम सुकून से मतलब लाहौर ये जो ये ट्रैफिक जो बंद हो जाती है प्लेयर्स की इनके रूट की वजह से, तो वो इशू खत्म हो जाएगा और फिर लाहौर ये प्रॉपर्ली इंजॉय कर पाएंगे। सिक्योरिटी थोड़ी सिर्फ कार्डन ऑफ कर दिया जाएगा उस एरिया को ताकि लोग भी इंजॉय कर पाएंगे और साथ में प्लेयर्स भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसी एक एरिया के अंदर चीज़ होगी तो एक अच्छी डेवलपमेंट। वेरी नाइस, ग्रेट न्यूज़ एंड ग्रेट डेवलपमेंट। और क्रिकेट की जब न्यूज़ आती है ना तो दिल वैसे ही बाग बाग हो जाता है, और हमारे जो हमसाए हैं उनका दिल बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो देखना ये इंशाल्लाह क्रिकेट इज़ पाकिस्तान फ्यूचर। तो टेलीनॉर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टेलीनॉर दे रहा है वीकली प्राइम ऑफर ताकि आप भी मेरी तरह कहें वो और लाइव स्ट्रीम करें। तो अभी भी ऑफर लगाएं और एंजॉय करें नॉन स्टॉप वूहू। लेट्स सी व्हाट्स द वूहू मोमेंट टुडे। ये था वूहू मोमेंट। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पीएसएल का सुल्तान। पीएसएल के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल के इंटायर इवेंट में किसने अच्छी कारकर्दगी की, किसने अच्छी बैटिंग की, किसने ज़्यादा विकेट्स ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ना सिर्फ प्लेयर की कैपेबिलिटी का पता लगता है बल्कि कहते हैं कि कौमी टीम में रसाई बनाने में भी आसानी होती है। तो लेट्स सी कि सबसे ज़्यादा जो अगर हम विकेट्स की बात करें तो मोस्ट विकेट्स किसने लिए हैं, कौन सी टीम का जो प्लेयर है वो सारे फेहरिस्त है। और अगर हम बात करें सबसे पहले तो हसन अली का जो नाम है वो सबसे पहले आ रहा है क्योंकि उन्होंने 17 विकेट्स ली हैं। और उसके बाद आ रहे हैं अब्बास आफरीदी विद 17 विकेट्स, और थर्ड नंबर पे हैं इब्रार अहमद जिनकी अभी हम बात भी कर रहे थे ब्रेक से पहले, 16 विकेट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। फ़हीम अशरफ 16 विकेट्स के साथ चौथे नंबर पे हैं। और जन होल्डर जो कि अब मैच में नहीं है 15 विकेट्स के साथ इस वक्त जो 5वें नंबर पर हैं। तो अगर हम सर विकेट्स की बात करें, आपके सामने भी सर आ रहा होगा, तो आप क्या कहते हैं कि हसन अली हैज़ इम्प्रूव्ड टू द लेवल, बिकॉज पहले जेसन होल्डर थे टॉप पे। देखिए हसन अली ने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की आई थिंक इस पीएसएल में, लेकिन देखिए अब तो वो आउट ऑफ इक्वेशन हो गए इसलिए कि हसन अली की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी फाइनल में। दूसरी तरफ अगर अब्बास की बात करते हैं तो अब्बास ने भी 16 विकेट्स लेके अब वो फर्दर और कोई विकेट्स ले नहीं सकते। आई थिंक जो इस वक्त चांस नजर आ रहा है वो फ़हीम अशरफ के पास। फ़हीम अशरफ प्रॉब्ली अभी मैच है खेलेंगे हाँ। और अबरार अहमद इन लोगों के पास अभी एक मैच मौजूद है। सो अगर ये अच्छी बॉलिंग कर गए, विकेट्स ले गए, तो आई थिंक ये इस टेबल को जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स होप कि इस मैच जो भी फाइनल में क्योंकि 3 से 4 विकेट्स तो लेनी पड़ेंगी अगर ये टॉप दफे पहुंचना है इनको, टॉप नंबर पे अगर पहुंचना है इन्होंने, यानी 17 विकेट्स को अगर बीट करना है तो इनको 2 से 3 विकेट्स लेने पड़ेंगे इन दोनों बॉलर्स को। सो आई थिंक ओवरऑल मैं फील करता हूँ कि खास तौर पर अबरार का मैं जरूर कहूंगा कि उसने बुरी बॉलिंग नहीं की है, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। और उसकी बॉलिंग में देखिए मैं जो ये देखता हूँ ना चीजें कि आपकी परफॉर्मेंस से आपकी टीम के रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जब तक आपकी टीम जीतेगी नहीं आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, सो मेरे अपने नजदीक वो वाली परफॉर्मेंस इतनी माने नहीं रखती। हमेशा हम लोगों को इम्पैक्ट प्लेयर हम क्यों कहते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हम इसलिए कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस से उनकी टीम में जो है वो जीतती चली जाती है। आप चाहे शायद शाहीन आफरीदी को कह दें, आप जैसे सलमान मिर्जा को कहें, उसकी बॉलिंग से इम्पैक्ट पड़ा और टीम मैच जीती। तो हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके हम डिटेल डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश टूर की। लेट्स टेक अ ब्रेक। पीएसएल के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल सीजन 10 के फ़ौरन बाद पाक बांग्लादेश जो सीरीज़ हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं और प्लेइंग 11 जो है एक्सपेक्टेड क्या है, चलिए देखते हैं क्योंकि एक गेस हमने तैयार किया है। लेट्स सी इफ ओवर टू यू चिराग।
प्लेइंग 11 है, ये मेरे मुताबिक जो है वो बेस्ट पाकिस्तान के लिए प्लेइंग 11 हो सकती है, जो कि ऑलरेडी हम पहले जिक्र भी कर रहे थे कि ओपनिंग का मैंने जिक्र किया है कि क्या ओपनिंग जो है वो स्लॉट्स होनी चाहिए। मैंने उसके अंदर ऑल दो फ़खर जमान और साहबजादा फरहान को डाला है। साइम ऑल दो फॉर्म में है नहीं, जिस तरह से ये फॉर्म है, इनकी फॉर्म को कैश करना चाहिए और फिर साइम को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारे T20 प्लान्स का हिस्सा है तो उनको भी मौका देना चाहिए। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि 2-2 मैचेस होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पर लिस्ट आ भी रही होगी। तो नीचे वन डाउन जो है वो सलमान अली आगा को आना चाहिए, फिर इस तरह से ही हसन नवाज़ है हमारे पास, मोहम्मद इरफान खान, उसके बाद खुशदिल शाह हैं 6ठे नंबर पर, 7वें पर शादाब खान है, 7 में 8वें पर जो है वो फ़हीम अशरफ, 7 में 9वें पर इब्रार अहमद, हसन अली और हारिस रऊफ जो है वो। क्या टीम बनाई है आपने, मेरे ख्याल से बेस्ट मैं अपनी तरफ से बेस्ट प्लेइंग 11 है। हर जो प्लेयर है वो अपनी कहते हैं ना कि मिसाल आप है। हारून रशीद साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? नहीं, ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना होता है। मैं तो एक्चुअली आपको पाकिस्तानी माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वो चीज बता सकता हूँ कि सब पाकिस्तानी जो थिंक टैंक है वो क्या सोच रहा होगा। क्योंकि सबसे पहली चीज तो है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि यूएई से ये टीम हार के आ रही है बांग्लादेश की, यानी 2-1 से इनको वहाँ शिकस्त हुई है T20 की सीरीज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये समझ लें कि यूएई की टीम जो है वो हल्की है, बांग्लादेश की टीम जो है वो हल्की है। तो मेरे नजदीक ये पहले तो ये जीतना ही चाहेंगे, ऐसा कोई चांस नहीं लेंगे कि जिसमें ये किसी नए प्लेयर को अभी चांस दे दें। मेरे अपने नजदीक ये जाएंगे फखर जमान और साइम अयूब से टू ओपन। अब जो यहाँ जो तीसरे नंबर का स्लॉट है ना, उसमें इशू ये है कि इन्होंने साहिबजादा फरहान को भी विकेट कीपर लिखा हुआ है। अब साहिबजादा फरहान भी विकेट कीपर है, मोहम्मद हारिस भी विकेट कीपर। सो अगर साहिबजादा फरहान को इन्होंने चांस देना तो क्या उसको कीपिंग कराने का ये रिस्क ले सकते हैं, ये मुझे नहीं आइडिया। अगर तो ये साहिबजादा फरहान को विकेट कीपिंग कराने का इरादा करते हैं तो फिर नंबर 3 पे साहिबजादा फरहान आते हैं, वरना मोहम्मद हारिस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर नंबर 4 पे हसन नवाज, नंबर 5 पे सलमान अली आगा, नंबर 6 पे खुशदिल शाह, उसके बाद फिर 7वें नंबर पे शादाब खान, 8वें नंबर पे फ़हीम अशरफ, 9वें नंबर पे इब्रार अहमद, 10वें पे इनके पास 10, 11, 12 मेरे नजदीक जो कॉम्बिनेशन है 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए इनको। इब्रार है और आपका शादाब खान है। 3 फास्ट बॉलर्स आप रखें, आप इन 3 में से चूज कर लें। मोहम्मद वसीम है, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं। इनमें से आप अगर 2 को खिलाना है खिला लें। अगर आप समझते हैं हसन अली को भी खिलाना है तो आप किसी एक की जगह पे हसन अली को आप खिला सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि पहले मैच में ये 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं। लेकिन नसीम शाह, मेरे अपने नजदीक नसीम शाह की जगह पे इस टीम में स्क्वाड में हारिस शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा इनका ये बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन स्टिल आई थिंक इनको मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ और फ़हीम अशरफ के साथ जाना चाहिए इस मैच के लिए। और उसके बाद 2 स्पिनर्स शादाब खान और इब्रार अहमद, और बाकी मैंने आपको 8 नंबर तक इनके पास बैटिंग है। अगर 8 नंबर के बैट्समैन जो हैं वो अगर 20 ओवर नहीं खेल सकते तो फिर आई थिंक ये डिजर्व नहीं करते इस टीम में हम। सर बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शंस मिल रहे हैं। हमारा कल का जो मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर्स, विच इज़ फाइनल ऑफ PSL सीजन 10, फाइनल मार्का है। देखना यह है कि इस फाइनल मार्के में कौन जो है वो जीत का सहरा लेकर जाएगा और कौन जो है वो वापस घर जाएगा। तो मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।